हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आज, जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूं, यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं आप लोगों का पुस्तक लेखक जो कि आपके मध्यकालीन में थी। ठीक है, इसमें कुछ हो सकता है कि आपको एंशियंट हिस्ट्री से मिल जाए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आज आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में दोस्तों मैंने जो पहला वीडियो डाला था हिस्ट्री का, उस पर आप लोगों को मैंने 1773 से 1935 तक जितने भी संवैधानिक बदलाव हुए हैं हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा, उन सबको मैंने उसमें बता दिया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे उसके अलावा और सब टॉपिक्स को। महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए। यह आप लोगों के लिए बिल्कुल मैंने निचोड़ लाया हूँ और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। इनमें देखिए बेफालतू की चीज़ें नहीं हैं, आपको 15-15 20-20 मिनट की वीडियो हैं और इस वीडियो के माध्यम से एक वीडियो इसके बाद और होगा और आप लोगों का पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। लगभग 6 या 7 वीडियो के अंदर आपको पूरे, वो भी 10-10 15-15 मिनट की, यानी आप लगभग देखेंगे आप लोग 1 आवर की वीडियो में पूरी आप हिस्ट्री, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने में ख़त्म हो जाते, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए है उनसे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, ये आप पढ़ के आप देखेंगे ना, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मिलाएंगे तो आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर हम आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पुस्तक और लेखक की। ठीक, पुस्तक और लेखक की बात करते हैं तो तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? अफीक ने लिखी है। ठीक है, इसके बाद तारीख यामनी किसने लिखी? उद्बी ने, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। और ये तरीके फिरोज शाही भी, तरीके मुबारक शाही अहमद सरहिंदी ने लिखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अमीर खुसरो की तो हर एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलकनामा इसने लिखी है, खजाजुल फतुल लिखी है, नूह सिपहल लिखी है और तारीख अलाई लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद भी आई है आपकी, जयदेव की लिखी हुई है। ठीक, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की। इसके बाद है चंदायन मुल्ला दाऊद की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बीसल देव रासुन नरपति नाल की लिखी हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी बदायूनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आती हैं इसकी किताबें, मुंतखाब उल तवारीख इसी के द्वारा लिखी गई है। शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ईश्वर दास नागर, ये आपको ध्यान देना है। फुतुहात आलमगीर लिखी है, इन्होंने लिखी है। ठीक, इसके बाद मजमा उल बहरीन है जो कि दारा सिकोह के द्वारा लिखी है, 2 समुद्रों का संगम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसे हिंदी में पूछा जा सकता है कि 2 समुद्रों का संगम किसने लिखा है, तो आपको ध्यान देना दारा सिकोह के बारे में हम बताइए किसका बेटा था और किसका भाई था ये, और इसकी उपलब्धियां क्या थी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों मराठा साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। शिवाजी का जन्म होता है 1627 में शिवनेर दुर्ग में। रायगढ़ को यह राजधानी बनाता है अपनी। इनके अष्टप्रधान काफ़ी फेमस है, जो आपको फेमस है वो चीज़ें बता दे रहा हूँ। इसमें 6 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेशवा को पीएम कहा जाता था, मजूमदार को यहाँ पर फाइनेंस यानी वित्त मंत्री कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना। मजूमदार को अमात्य भी कहते हैं, ये भी ध्यान देना है। वाकिया नाविस जो कि कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सुमंत ये फॉरेन मिनिस्टर होता, दबीर भी इसे कहते थे। सरे नौबत जो सेना प्रमुख होता था, इसे कहते हैं। पंडित राव धार्मिक प्रमुख होता था। ठीक, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य होता है? 14 जनवरी 1761 में होता है। ठीक है, और एक किसके मध्य होता है? अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। मराठा की तरफ से सेनापति कौन रहता है? सदाशिव भाऊ होता है। और राजा कौन था? बालाजी बाजीराव। इसमें मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए एंग्लो मराठा वार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संधियाँ पूछी जाती हैं। ठीक, संधियाँ आपको ध्यान देनी है, इसकी जो हुई हैं ये आपको ध्यान देना है। फर्स्ट होती है 1775 से 1782 के बीच में आपकी एंग्लो मराठा वार पहली होती है। इसमें जो महत्वपूर्ण संधियाँ हैं वो देखिए, सूरत की संधि है 1775 में, पुरंदर की संधि है 1776 में, बड़गांव की संधि है 1779 में, सालवाई की संधि है 1782 में। ये आपको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सालवाई की संधि के साथ ही ये युद्ध समाप्त हुआ था। ये युद्ध इसके बाद बीच हुआ था? रघुनाथ वर्सेज अंग्रेजों के बीच में। इसके बाद दूसरा है 1803 से 1806 के मध्य दूसरा युद्ध होता है। इसमें बसीन की संधि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 1802 में। और यहाँ पर देखिए भोसले के साथ यहाँ पर देवगांव की संधि की जाती है, भोसले के साथ। और होलकर के साथ की जाती है राजपुर घाट की संधि। और सिंधिया के साथ की जाती है सुजी अर्जन गांव की संधि, यहाँ पर की जाती है। इसमें ये तीनों हार जाते हैं। इसके बाद थर्ड होता है 1817 से 1818 के मध्य में। यहाँ पर ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में। पेशवा का पद समाप्त और बाजीराव सेकंड को बिठूर भेज दिया जाता है
ठीक, पेंशन देते हैं वहाँ और इसको भगा दिया जाता है यहाँ से। इसके बाद है एंग्लो मैसूर वार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। जैसे आप लोग एंग्लो मराठा वार मैंने बताया, एंग्लो मराठा वार में आप लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा याद रखना है। देखिए 1775 से 82 में पहला होता है, दूसरा 1803 से 1806 में होता है, तीसरा आप लोगों का 1800 कब से होता है दोस्तों, आप ये यहाँ पर आप देखेंगे 1817 से 1818 के मध्य में होता है, 1817 से 1818 के मध्य में। इस पे कौन कौन सी संधि होती है, इस पे कौन कौन सी संधि होती है, इस पे कौन कौन सी संधि होती है, इस पे आपकी संधि होती है कौन कौन सी, या अब इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है जो आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण संधि आपकी कौन सी है, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि बहुत बार आता है, सूरत की संधि, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड में आप लोगों की आती है बसियन की संधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है राजपुर घाट की संधि, सुरजी अर्जनगांव की संधि, और तीसरे में आपकी है ग्वालियर पूना मंदसौर की संधि। अब यहाँ पर हम देखेंगे एंग्लो मैसूर को। एंग्लो मैसूर वार की बात करते हैं तो पहला युद्ध होता है 1767 से 1769 के मध्य में, दूसरा होता है 1780 से 1784 के मध्य में, तीसरा होता है 1790 से 1792 के मध्य में, चौथा होता है 1799 में। 1767 से 1769 के मध्य में हैदर अली इसमें जीत जाता है और मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है युद्ध। 1780 से 1784 में हैदर अली इसमें मारा जाता है और टीपू सुल्तान लड़ता है उसके बदले में उसका लड़का, और यहाँ पर मंगलोर की संधि होती है। थर्ड में श्रीरंगपट्टनम की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके साथ होती है, कार्नवालिस के साथ, ये भी ध्यान देना है। 1799 में टीपू सुल्तान भी मारा जाता है। इसके बाद आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है कर्नाटक, वह तीनों और बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से संधियाँ पूछी जाती हैं और इनके कभी कभी मिलान में आपको ईयर भी पूछ लेता है किस ईयर में कौन सी युद्ध लड़ा गया है। फर्स्ट में आपको 1746 से 1748 के मध्य में, यहाँ पर युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर। ऑस्ट्रेलिया जो कि यूरोप में पड़ता है और यहाँ पर वार हो रहा था। यहाँ पर देखिएगा ये कर्नाटक वार किसके किसके मध्य है, ये भी आपको ध्यान देना है, इंग्लैंड वर्सेज आपके फ्रेंच, ठीक, यूरोप का युद्ध है लेकिन यहाँ भी युद्ध उसका लड़ा जाता है उसी के कारण से। फर्स्ट कर्नाटक वार में एक्सला सैपल की संधि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट टोमे का युद्ध भी इसे कहा जाता है, सेंट टोमे का युद्ध। सेकंड 1749 से 1754 के मध्य में कर्नाटक एवं हैदराबाद में सत्ता है तो ये लड़ाई होती है, यहाँ पर पांडिचेरी की संधि होती है। थर्ड में 1758 से 1763 के मध्य होता है, इसमें चंद्रनगर पर अधिकार के कारण होता है ये युद्ध, ठीक है। पेरिस की संधि यहाँ पर होती है और इसी के अंतर्गत ही 1760 में ही एक वांडीवास का युद्ध होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में ही, और इसका हेड कौन रहता है, आयरकूट, और फ्रांस की तरफ से लाली इसका हेड रहता है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए पहले में एक्सला सैपल की संधि, दूसरे में पांडिचेरी की संधि, तीसरे में पेरिस की संधि। अब आपको लिए है दोस्तों यहाँ पर मैं ये आप देखेंगे यहाँ पर अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। यूरोपीय कंपनियों की आगमन की बात करते हैं हम यहाँ पर, रुकिएगा एक मिनट दोस्तों। यूरोपीय कंपनी की आगमन की बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियाँ आई थी। यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँगा, ठीक है, थोड़ा एक मिनट ऐसे साथ सही आ जाए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पुर्तगाली के बारे में, कि मैं ऐसे ही करा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर पॉइंट लिखता जाऊँगा, आप ये ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाली के मैं सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, पुर्तगाली, यहाँ के अपेक्षा यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। पुर्तगाली, ठीक। पुर्तगाली आते कब हैं, 1498 में सबसे पहले आता है। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आपका आता है वास्को डिगामा, ठीक, वास्को डिगामा आता है। इसके बाद आप ये देखेंगे कोठी, सबसे पहले कोठी कहाँ खोली जाती है, कोचीन में 1503 में, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद वायसराय कौन है, अल्मेड़ा था इसका पहला वायसराय, ठीक। अल्मेड़ा ने कौन सी पॉलिसी जारी की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने स्टार्ट की थी। इसके बाद वास्तविक संस्थापक इसमें अल्बुकर्क को माना जाता है, किसको माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। इसने क्या किया था, इसने मलक्का स्ट्रेट और साथ में आपका हारमोज स्ट्रेट पर इसने अधिकार कर लिया था। इससे क्या हुआ था, इन्होंने एक छत्र अधिकार कर लिया था, एशिया के व्यापार पर जीत लिया था उन्हें। इसके बाद इसने क्या किया था, आपके पुर्तगालियों के द्वारा ही गोवा और दमन दीव
गोवा और दमन दीव पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, गोवा और दमन दीव पर, यह भी आपको ध्यान देना है। अब 1961 तक दोस्तों इनका अधिकार रहता है गोवा और दमन दीव पर। इसके बाद इन्होंने ही दोस्तों तम्बाकू भारत में, ठीक, और प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं के द्वारा लाई गई थी, प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं आपके कौन आते हैं इनके बाद, ये आपको ध्यान देना है। पुर्तगालियों के बाद आपके डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद डेनिश आते हैं, और डेनिश के बाद आपके फ्रेंच आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे पहले भाग जाते हैं भारत से ये। यहाँ पर अब हम देखेंगे डचों के बारे में। डचों के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। 1602 में कंपनी आती है, पहली कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में, और ये पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के चलाती है, ये आपको बस ध्यान देना है। इसके बाद अंग्रेज आते हैं भारत में, 1600 में कंपनी आती है, 1608 में कैप्टन हाकिम सूरत आता है, जहांगीर इससे मिलता है, और ये आता कहीं से, हेक्टर नामक जहाज से आता है। कैप्टन हाकिन्स को कौन सी उपाधि देता है जहांगीर, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इसके बाद पहली कोठी खोलता है मसूलीपट्टनम, जो कि 1611 में खोलता है, ठीक है। सेकेंड 1613 में खोलता है। 1661 में बॉम्बे को पुर्तगाली में दहेज में, पुर्तगाली जो है बॉम्बे को दहेज में दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि इनका जो राजा रहता है अंग्रेजों का, और जो पुर्तगालियों की रानी रहती है, उनके मध्य शादी होती है, तो दहेज में पुर्तगाली बॉम्बे को अंग्रेजों को थमा देते हैं। बॉम्बे का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गेराल्ड ऑंगियार को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद डेनिश आते हैं। डेनिश 1616 में कंपनी आती है, बनती है, यानी ये पहली कोठी ये सेरमपुर और ट्रैंकोबार, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ट्रैंकोबार और सेरमपुर में। 1845 में अंग्रेजों को सब कुछ बेच के भग जाते हैं ये भी। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी 1664 में कंपनी आती है, पहली कोठी है सूरत, 1668 में खोलते हैं। पांडिचेरी की स्थापना यही करते हैं। 1677 में मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की जाती है। ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे, आगे आप लोगों के लिए क्या है, आगे देख एंग्लो मराठा मैंने आपको बता दिया है, ठीक। मराठे में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। देखिए जो पेशवा था, पेशवा पूना राज्य को कहे, पूना राज्य में जो राज्य करते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। जो ग्वालियर में राज्य करते थे उन्हें सिंधिया कहा जाता था। गायकवाड़ बड़ौदा से रिलेटेड, होलकर इंदौर से, भोसले नागपुर से, ये भी आपको ध्यान देना है। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड था। बाजीराव सेकंड का पुत्र धोंदूपंत था, जो नाना साहेब था। इसको जो है अंग्रेजों ने शासन नहीं दिया था, जिसके बाद ये विरोध करने लगता है। और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1857 की क्रांति में किस जगह से नाना साहब जी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। अब यहाँ पर अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की हम बात करने वाले हैं। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की बात करें तो सबसे पहले ये देखिए, जमींदारी व्यवस्था चालू करते हैं, जिसे स्थायी या इस्तेमारारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसके बाद ये रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट करते हैं और महालवाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं। जमींदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्नवालिस ने 1793 में इसे स्थापित किया था। जमींदारी व्यवस्था में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में ये लागू होती है ये चीज़, ठीक है। ब्रिटिश काल में ये लगभग ब्रिटिश भारत का 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू होती है। लगान किसके द्वारा वसूला जाता है? जमींदार के द्वारा वसूला जाता है। इस पे 10/11 भाग राज्य को देना पड़ता है, 1/11 भाग स्वयं रखता था। यानी अगर 100 रुपए थे तो 100 में आप लोगों को जो है दोस्तों 10/11, आप इसे 11:110 ऐसी मान के चलो तो 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका 10। यानी आपको कितना देना है? 100 रुपये राज्य को देना है। आपको बचेगा कितना? आप कुछ समझ सकते हैं, 10 रुपये मात्र आपको बचेगा। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं हम लोग तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और रीड के द्वारा 1792 में बनाई जाती है। ये मुख्यतः कहाँ थी? तमिलनाडु में इसका प्रयोग किया था। बाद में मद्रास और बॉम्बे में लागू होते हैं। 51% भाग पर लागू होती है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा व्यवस्था भारत के कृषि में कौन सा लागू थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। किसानों को इसमें भूस्वामी माना गया था। इसके बाद महालवाड़ी की बात करते हैं तो हॉल्ट मैकेंजी इसका संस्थापक था। आगरा, अवध, मध्य प्रांत में लागू थी। गाँवों को सामूहिक रूप से एक मालिक बना दिया जाता था। वही इनका जो है जो कर था वो लेता था और बाद में अंग्रेजों को दे देता था, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के बारे में। कलकत्ता में मदरसा किसने बनाया? वार्डन हेस्टिंग्स ने।
1781 में। बनारस में संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चार्ल्स वुड की समिति, इसकी स्थापना 1854 में की गई थी। इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। महिला शिक्षा को बढ़ाने को लेकर था और प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च कॉलेज को बनाने को लेकर ये चार्ल्स वुड समिति बनी थी। कब बनी थी? 1854 में। ये आपको ध्यान देना, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद हंटर कमीशन बनता है 1882 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को लेकर। रेले कमीशन बनता है 1902 में विश्वविद्यालय की शिक्षा को लेकर बनता है, ठीक है। सेटलर कमीशन बनता है 1917 से 1919 के मध्य में। इसमें भारतीय सदस्य भी रहते हैं, तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद इसमें रहते हैं। इसके बाद एक समिति बनती है हारटोंग समिति, जो कि 1929 में आती है, प्राथमिक शिक्षा को लेकर फोकस में थी। इसके बाद वर्धा योजना बहुत इंपॉर्टेंट गांधी जी के द्वारा थी और बुनियादी शिक्षा को लेकर ये बात करती थी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं समाचार पत्रों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ पर द बंगाल गजट सबसे पहले आता है, हिक्की द्वारा प्रकाशित पहला अखबार है ये, और कब आता है? 1780 में जोनाथन हिक्की के द्वारा। इसके बाद बंगाल गजट की बात करते हैं हम। देखिए, ये द बंगाल गजट दूसरा है, ये बंगाल गजट 1816 में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला है। भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला है, इसे गंगाधर भट्टाचार्य ने लागू किया था, ठीक। इसके बाद सोम प्रकाश पत्र है। सोम प्रकाश पत्र आपके बंगाली भाषा में आता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्लस द्वारकानाथ जी के द्वारा इसे चालू किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका की, जो कि 1868 में आती है, बंगाली में आती है, बाद में अंग्रेजी में भी आती है। ये शिशिर घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा लागू की जाती है। कौन सी चालू होती है? अमृत बाजार पत्रिका। उद्दंड मार्तंड कई बार एग्जाम में आ चुका है, हिंदी में है, ठीक। 1826 में लागू होते। जुगल किशोर के द्वारा ये कलकत्ता में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी। इंडियन मिरर बहुत इंपॉर्टेंट, 1880 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। प्रेस पर फर्स्ट टाइम सेंसरशिप विलेजली के द्वारा लगाया गया था, 1799 में भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद वर्नाकुलर एक्ट बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, 1878 में। कौन लगाता है? लिटन लगाता है, और रिपन इसे समाप्त कर देता है। इसे क्या कहते हैं? गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है इसे। इसके बाद पत्रिकाओं की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय की कौन कौन सी थी? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही निचोड़ है, ये आपके हर एग्जाम में आते हैं। अगर पूछेगा तो इनसे 100% चांस है आने के। दादा भाई नौरोजी की वॉइस ऑफ इंडिया और राफ्त गुफ्तार। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत इंपॉर्टेंट है, होम एंड वर्ल्ड। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी की देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र की नील दर्पण। मदन मोहन मालवीय जी की बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। केशव चंद्र सेन की इंडियन मिरर। इसके बाद मोतीलाल नेहरू की द इंडिपेंडेंट। तिलक के द्वारा केसरी मराठा और गीता रस। केसरी मराठी में लिखते हैं, मराठा जो है इंग्लिश में लिखते हैं, आपको ध्यान देना है। अरविंद घोष की थी कर्मयोगी, द लाइफ डिवाइन और न्यू लैब्स फॉर ओल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अंबेडकर जी की है मूकनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा अ नेशन इन मेकिंग। एनी बसंत के द्वारा कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, कई बार एग्जाम में आ चुका है। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इंडिया डिवाइडेड। इसके बाद है लाल लाजपत राय जी के द्वारा अनहैप्पी इंडिया। गांधी जी के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज। इसके बाद है अबुल आजाद जी की इंडिया विंस फ्रीडम आती है, अल हिलाल आती है, अल बिलाग आती है। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। मेरी कहानी और कौमी आवाज। सुभाष चंद्र बोस की इंडिया स्ट्रगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अब यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नर और वायसराय के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गवर्नर वायसराय के क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इनके बारे में देखेंगे। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको देखना, 1757 से रहा था। बंगाल में 2 से इसी ने लगाया था। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, ठीक। हेस्टिंग्स के बारे में बात करते हैं तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था, ये भी आपको देना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी ने की थी। मुगल सम्राट की पेंशन बंद इसी ने की थी। संसद में महाभियोग इसी के खिलाफ चला था, यही एक ध्यान देना। संसद में महाभियोग किसके खिलाफ चला था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, हेस्टिंग के खिलाफ। रिंग फेंस की नीति इसी ने लागू की थी। कार्नवालिस की बात करें तो इसने कार्नवालिस कोड कई बार आ चुका है। कब आया था कार्नवालिस कोड? 1793 में। इसने क्या किया था? जिलों में पुलिस थाना स्थापित किया। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इसी को कहा जाता है। इसकी कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉन सोर की बात करते हैं तो हस्तक्षेप की नीति जॉन सोर के द्वारा लागू की थी। विलेजली की बात करें, सहायक संधि प्रणाली इसने लागू की थी। पहली बार सहायक संधि प्रणाली किस राज्य पे आई थी? हैदराबाद, उसके बाद आपके मैसूर में, फिर तंजौर में। हेस्टिंग्स की बात करें यहाँ पर, पिंडारियों का दमन इसे ने किया था, महाराष्ट्र में, ठीक है।
बंगाल काश्तकारी एक्ट इसी ने लगाया था। इसके बाद बेंटिंक की बात करें तो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था ये, ठीक है, वो बंगाल के थे और ये भारत के हैं। बेंटिंक की बात करें सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था और ये एक्ट भी लाया था इससे रिलेटेड। 1829 में शिशु बालिका हत्या पर बैन लगाए थे इन्होंने। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1835 में की थी। मेटकॉफ की बात करें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है लॉर्ड मेटकॉफ। इसके बाद डलहौजी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्हीं के द्वारा पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस पर लगाई? सतारा पर, फिर उसके बाद जैतपुर में और संबलपुर में। विद्युत तार 1852 में। टेलीग्राफ जिसे कहते हैं इन्होंने ही चालू कराया। रेलवे को 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। डाक टिकट 1854 में इन्होंने ही लागू कराया। इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना इन्होंने करवाई। तोपखाने का हेडक्वार्टर मेरठ किया, कलकत्ता से बदलकर तोपखाने का हेडक्वार्टर मेरठ किया इन्होंने। सिविल सर्विसेज में एग्जाम इन्होंने चालू कराया 1855 में। इसके बाद हम कैनिंग की बात करते हैं तो लास्ट गवर्नर जनरल था, फर्स्ट वाइस राय था, ठीक है, क्योंकि इस समय अब 1857 की क्रांति हो गई थी, इसके बाद से नियम बदल गए थे। ये 1857 की रिवोल्ट इन्हीं के समय में होता है। बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना करता है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लाता है और IPC 1858 इसी के द्वारा लागू की जाती हैं। अब यहाँ पर है आप लोगों का लॉर्ड मेयो की हम बात करते हैं तो 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना करता है। कहाँ है? अजमेर में। जनगणना इसी के समय में स्टार्ट हुई 1872 में। आपको देना कई बार एग्जाम में आ चुका है। अंडमान में इसकी हत्या के थे, ये भी क्वेश्चन बनता है कि अंडमान में किसकी हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की। इसके बाद नॉर्थ ब्रुक, ये पंजाब में कूका आंदोलन 1899 में इसी के समय हुआ था, 1899 में, ठीक है। लिटन की बात करें तो सिविल एग्जाम में एज 21 से 19 वर्ष कर दी थी लॉर्ड लिटन ने, और इसने विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी थी। इसने ही वर्नाकुलर प्रेसेक्ट लाया था ये। रिपन की बात करते हैं, रिपन ने एज 19 से 21 भी कर दी थी, ठीक है। उसने 19 से 21 की, इसने 21 से 19 की और इसने 19 से 21 भी कर दी। रिपन को स्थानीय सुशासन इसने स्टार्ट किया था। प्रेस एक्ट इसने खत्म कर दिया और नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट हो गई। प्रथम कारखाना एक्ट 1881 इसी ने लागू किया। एल्बर्ट बिल इसी के समय आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में कूट में आ चुका है। 1883 में हंटर आयोग की स्थापना यही करता है, जो कि आपकी शिक्षा से संबंधित है। भारत का उद्धारक इसे कहा जाता है। किसने कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा ये कथन इनके लिए कहा गया था। किसके बारे में? रिपन के लिए। डफरिन की बात करते हैं हम। डफरिन टेनेंसी एक्ट इसी के समय आया था और INC बना, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी के समय में बना था। करजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि विभाग बना 1901 में। इसने आप लोगों के लिए दोस्तों इसने फेजर आयोग की स्थापना की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए 1902 में। रैले आयोग 1902 में शिक्षा से संबंधित था। सिंचाई आयोग 1901 में। हेड किसे बनाया? मानफ्रिक को बनाया। भारतीय पुरातत्व विभाग बना 1905 में। भारतीय लोक सेवा बोर्ड का गठन किया गया। इसने रेलवे बोर्ड को बनाया 1905 में। बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ 1905 में। मिंटो की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग 1906 में बना। ढाका में सूरत अधिवेशन इसी के समय हुआ था 1907 में, जिसमें कांग्रेस दो पार्ट में नरम दल और गरम दल में टूट गई थी। चेम्सफोर्ड की बात करते हैं तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, जिसपे आप लोगों को पता होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है, ठीक है। और इसी के समय सैडलर आयोग जो कि शिक्षा से संबंधित है, चेम्सफोर्ड के समय में ही आया था। अब महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में ही। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय, ये भी एग्जाम में आ चुका है। यहूदी वायसराय कौन थे? रीडिंग एकमात्र थे। इरविन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन 1928 में इन्हीं के समय में आया। 1928 में आया और 1927 में ये बना था। शारदा विधेयक इन्हीं के समय में आया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।